Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is Center-State Relation. But before we start, let's have a quick recap on the previous classes. In the first class, we talk about historical background, then making of the Constitution, salient feature, preamble, part 1 of our Indian Constitution, part 2, part 3, part 4, part 4a, then amendment of the Constitution using Article 368, then basic structure of our Indian Constitution. Part 1 was completed. Now, we were in the part 2. We completed, that is chapter 12, parliamentary system, federal system, and today we are somewhere here. Constitution of India provides elaborated provision for the purpose of greater degree of cooperation between center and state. क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि कैसे सेंटर और स्टेट साथ में कोऑपरेट करेंगे। और अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो हम इसे 3 हेड्स में बांट सकते हैं। पहला हेड क्या होगा? दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेकंड हेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, थर्ड होगा फाइनेंशियल रिलेशन। स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन से। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या पहले से ही हमें सेंटर स्टेट रिलेशन की जरूरत थी? नो। इन द स्टार्टिंग, दैट इज पोस्ट मॉडर्न इंडिया, उसमें क्या था? केवल एक पार्टी सिस्टम था, तो उसका डोमिनेंस था, तो ज़रूरत ही नहीं थी। सेंटर पे भी सेम पार्टी है, दैट इज कांग्रेस, और स्टेट पे भी सेम पार्टी है, तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस नहीं था। बट लेटर इन 1967 टू 1980 क्या हुआ? कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होने लगा। मतलब क्या कि एक पार्टी रहेगी, साथ में कोलाइड करके दूसरी पार्टी के साथ फॉर्मेशन हो रहा था गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला ये कंडीशन वर्स कब हो गई? पोस्ट 1980 में, कि बहुत कॉम्प्लिकेशन आने लगी जब इकोनॉमिक लिबर्टी मिली थी। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेजिस्लेटिव रिलेशन, इसको पढ़ने के लिए क्या है? फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 255 विच इज इन द पार्ट 11। ठीक है, इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या से? पहले टेरिटोरियल एक्सटेंट, फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, फिर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, और सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। फिर अगर हम आपको एक्सप्लेन करें कि क्या है टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या है टेरिटोरियल एक्सटेंट। मतलब पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। पहला हेड आपका ये है, क्या है? पार्लियामेंट चाहे तो किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए या कंप्लीट इंडिया के लिए लॉज बना सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज सब्जेक्ट लेजिस्लेचर। सिमिलरली स्टेट क्या है? बना सकता है लॉज होल या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट के लिए केवल बना सकता है। ये है थोड़ा सा, द लॉ मेड बाय द स्टेट आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड स्टेट। जो लॉ बनाया जाएगा एक स्टेट के अंदर, उससे बाहर वो एप्लीकेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। जैसे मैंने पहले पार्ट में क्या बताया? फॉर सपोज दिस इज इंडिया, सपोज दिस इज इंडिया, तो इंडिया के में क्या है? मान ली पार्लियामेंट है, यहाँ पे उसने लॉ बनाया इसके लिए, तो चाहे वो इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए बना सकता है और पूरी कंट्री के लिए भी बना सकता है। लेकिन अगर स्टेट लॉ बनाइए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्टेट है, तो स्टेट केवल इसी विद इन बाउंड्री के लिए कोई लॉ बना सकता है, इसके बाहर नहीं बना सकता है, उसकी लिमिटेशंस हैं। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बनाया इंडियन सिटीजन के लिए, तो वो भले वो इंडिया में ना रह रहा हो, उसके ऊपर भी वो एप्लीकेबल हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? देयर आर सम एक्सेप्शंस। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट इन 4 यूटीज। कौन कौन से यूटीज हैं? अंडमान निकोबार, दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप। इन 4 यूटी के लिए प्रेसिडेंट रूल बना सकता है। रूल किसके लिए? पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए। Now second point, the governor is empowered to direct that an act of parliament does not apply to the scheduled area in, that is schedule 5। ठीक है, क्या है? जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो डायरेक्टली एक्ट कर सकता है एज ए पार्लियामेंट, और जरूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट लॉज बनाए वो एप्लीकेबल हो उस एरिया में, अगर गवर्नर चाहे तो। सिमिलरली द गवर्नर ऑफ असम मे लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरिया। अगर असम का गवर्नर चाहे तो जो वो एक्ट बनेगा वो चाहे तो ट्राइबल एरिया पे अप्लाई ना हो। कौन से? जो शेड्यूल 6 में है। द प्रेसिडेंट इंजॉय द सेम पावर विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरिया दैट मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बट आसाम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे हमें पता है कि शेड्यूल सी में कौन कौन से हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ATM स्क्वायर बताया था।
A स्टैंड फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा और दो M है, एक मेघालय और एक मिजोरम के लिए। तो जो ये A है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है, नो असम। नाउ हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की। हमें पता था क्या है, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट के द्वारा। उन 3 लिस्ट का नाम क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट बनाए गए थे। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट क्या है, तो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट, और बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें केवल पार्लियामेंट बनाती है, इसमें स्टेट बना सकता है, इसमें दोनों साथ मिलकर बैठ के बनाते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। द पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी पावर इज वेस्टेड विद किसके लिए है, पार्लियामेंट के को दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना यूनियन लिस्ट में फॉल कर रहा है, ना स्टेट लिस्ट में फॉल कर रहा है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल कर रहा है, तो वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली दैट शुड बी समवेयर। तो वो पावर दी गई है, पार्लियामेंट को वो पावर दी गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ओवरलैपिंग बिटवीन, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट मैटर है जिसपे स्टेट भी बात कर रहा है और सेंटर भी बात कर रहा है और लॉज बना रहा है, तो कौन प्रिवेल करेगा, या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में कौन प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनियन और स्टेट की बात होगी तो यूनियन विल प्रिवेल, और यूनियन और कॉन्करेंट की बात होगी तब भी यूनियन विल प्रिवेल, और अगर कॉन्करेंट और स्टेट की बात होगी तो कॉन्करेंट विल प्रिवेल। ठीक है, एक तरह से ऑर्डर ऑफ रैंकिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1976 ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे बात कहते नहीं है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिस्से चेंज किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एजुकेशन पहला, फिर सेकंड फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट दैट इज थर्ड वन, फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें एक्सेप्शन है क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के। नाउ अगर हम आगे बढ़ें, दैट इज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। ठीक है, अब क्या है, कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी इंटर कर सकता है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकता है। वो कौन कौन से हैं, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज व्हेन राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन, अभी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। सेकेंड, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। थर्ड वन, व्हेन स्टेट मेक्स रिक्वेस्ट, अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि हाँ बना दो। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, दैट इज फोर्थ वन। फिफ्थ वन, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। ये 5 मैटर ऐसे हैं जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकता है। अब इसे पढ़ते हैं डिटेल में। मैंने क्या कहा, व्हेन राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इफ राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी फॉर नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ये ध्यान में समझ में आ गया, जब राज्यसभा को लगे कि नेशन के इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को लॉज बनाने चाहिए तो बना सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, सपोर्ट चाहिए होगा स्पेशल मेजोरिटी का, दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट वाइल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। ठीक है, जब क्या होगा, जब नेशनल इमरजेंसी रहेगी उस समय पार्लियामेंट के पास ये पावर रहती है। द लॉ बिकम इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज बीन सीज्ड। क्या होगा, अगर मान लो इमरजेंसी आज खत्म हो गया है और कोई लॉज लाए गए हैं तो 6 महीने बाद उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अपने आप। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन स्टेट मेक रिक्वेस्ट, अब स्टेट रिक्वेस्ट क्यों करेगा, व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more state passes a resolution requesting the parliament to enact law on the matter of state list। जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लेजिस्लेचर क्या करें, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें, तब भी पार्लियामेंट बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज। ठीक है, अ लॉ सो एनेक्टेड अप्लाइड टू दोज स्टेट विच हैव पास द रिजोल्यूशन। ये किस पे अप्लाई होगा, केवल उन पे जिन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया होगा। ठीक है, फेयर इनफ। सच लॉ कैन बी रिपील्ड या अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द कंसर्न ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए जब उन्होंने रिक्वेस्ट की और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो फिर ये पार्लियामेंट के पास होगा, उसे बाद में अगर हटाना है अमेंड करना है तो उनके कंसर्न से होगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिखे हैं आपके लिए। प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट ये भी है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जब ऐसा मैटर होगा तब भी पार्लियामेंट बना सकता है, दैट इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट या कन्वेंशंस। या मैंने एग्जांपल दिए थे यूएन का जो हम एक्ट वगैरह पास करते हैं, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन में एक्ट है, तो इन सबको हम क्या करते हैं, इनके थ्रू अगर कुछ मैटर आए तो हम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं, दैट इज पार्लियामेंट बना सकता है। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट वन दैट इज सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। तो सरकारी कमीशन में इसके बारे में बात भी की गई थी। एक और रिलेटेड है तो पुंची कमीशन, हम आगे आने वाली क्लासेस में इन दोनों के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, एंजॉय करेगा, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो ओवर दैट बिल। ठीक है, आसान है ये। नाउ नेक्स्ट क्या है, बिल ऑन सर्टेन मैटर enumerated in state list can be introduced by state legislature only by the prior sanction of that president। प्रेसिडेंट पहले बताएगा कि बिल को पेश करने के लिए रिकमेंड करेगा, तब कुछ बिल्स ऐसे पास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकता है बिल्स के रिगार्डिंग, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। होप यहाँ तक क्लियर होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।